हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एटॉमिक फिजिक्स से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। तो सबसे पहले मैंने जो डिस्कस किया आज की इस वीडियो में वो है टर्म ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी समय पे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी टर्म वैल्यू हम कैसे लेते हैं। तो अगर S1 स्टेट है किसी समय पे तो उसकी स्टेट हम दिखाते हैं 2s हाफ से। अगर किसी समय पे क्लोज ऑर्बिट है S2 P6 D10, इनमें जो हमारे पास ये होता है वो जीरो होता है। किसी समय पे जो स्टेट है उसका जो L है वो जीरो आता है, तो एस स्केक से दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जे भी जीरो आता है, एल भी जीरो आता है और एस भी जीरो आता है। तो टर्म वैल्यू उसको दिखाते हैं हम 1s0 से क्लोज ऑर्बिट की। लगातार पूछा जाता है क्वेश्चंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। उसके अलावा P1 और P5 में जब हम टर्म वैल्यू लिखते हैं तो 2p0 हाफ और 2p3/2, और ये जीरो जो दिखा रखा है वो ऑड पैरिटी के लिए, क्योंकि पी स्टेट की जो पैरिटी होती है वो ऑड होती है। पैरिटी के बारे में मैं पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। जो पैरिटी होती है वो -1 की पावर एल होती है। तो किसी समय पे एस स्टेट की जो पैरिटी है वो इवन होती है, क्योंकि उसके लिए एल जीरो होता है। तो पैरिटी -1 की पावर जीरो हम लेकर चलते हैं तो वो हमारी 1 आती है, पॉजिटिव पैरिटी। अगर किसी समय पी स्टेट के लिए हम पैरिटी निकालते हैं तो एल बराबर 1 लेते हैं, पैरिटी आती है -1 की पावर 1 तो वो ऑड पैरिटी आती है। अगर डी स्टेट की हम लेते हैं तो L2 होता है, तो वहाँ पे पैरिटी जब हम -1 स्क्वायर से लेंगे तो +1 हो जाएगी, इवन पैरिटी। इस तरीक़ा से पैरिटी चलती हैं। तो एस की पैरिटी हमारी इवन होती है, पी की ऑड होती है, डी की इवन होती है, एफ की फिर हमारी ऑड होती है और अल्टरनेट चलता रहता है। उसके अलावा ये हमारे पास D2 और D8 में जो टर्म वैल्यू होती है, साथ साथ ये भी याद रखें किसी समय पे कि अगर हमारी P2 और P4 की जो किसी समय टर्म वैल्यू सेम होती है, क्योंकि जो क्लोज सेल होती है वो होती है P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी समय पे 2+4 का जो सम है वो 6 है, तो किसी समय पे P2 और P4 का जो वो होगा टर्म वैल्यू वो सेम होगा। उसी तरीक़ा से डी स्टेट के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 5 सब स्टेट होती हैं और अपोजिट स्पिन के साथ में जो हमारे 10 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो D2 और D8 की टर्म वैल्यू सेम होती है। तो D2 D8 की टर्म वैल्यू में 1s0 1d2 1g4 3p और j होता 012 और 3f और j होता 234। D1 और D9 की टर्म वैल्यू होती है 2d j 3/2 j 5/2। P3 की होती है हमारी 2p0 हाफ 3/2 2d 3/2 5/2 और जीरो जो है वो ऑड पैरिटी के लिए है, क्योंकि पी स्टेट की पैरिटी ऑड होती है, और 4s 3/2 जीरो। P2 P4 की पैरिटी होती है 1s, जो टर्म वैल्यू है 1s0 और 1d2 और 3p j 012 होता है। तो ये टर्म वैल्यू याद कर ले, टर्म वैल्यू से क्वेश्चन आता है और निकालना भी सीख लें तो काफ़ी फायदा रहता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लगातार पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। इसको भी करके जाएं P1 P5 को, तो लगातार क्वेश्चन आता रहता है टर्म ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन पर। उसके अलावा साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि जो हमारे पास मोशंस होती हैं, एक होता है किसी समय पे ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन की, एक होती है स्पिन मोशन। तो ऑर्बिटल और स्पिन मोशन से जो है जे मिलता है हमारा टोटल जे, एल और एस के कॉम्बिनेशन से। और न्यूक्लियर स्पिन को जब हम कंसिडर करते हैं तो जे और आई मिलकर वो F बनाते हैं। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो उसी पे बेस है डिस्कस कि ये मैंने 2 लेवल एन एटम हुज न्यूक्लियर स्पिन इज आई बराबर 3। किसी समय पर 2 लेवल्स हैं एटम की जिनमें न्यूक्लियर स्पिन 3 है। हैव द डेजिनेशन, जो इनका डेजिनेशन है वो 2d 3/2 और 2p हाफ है, j 3/2 है, l जो है किसी समय पे वो डी स्टेट के लिए 2 होगा और 2s+1 2 हो जाएगा तो s यहाँ पे हाफ होगा। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हाइपरफाइन कंपोनेंट्स, कितने हमारे कंपोनेंट्स इसमें हाइपरफाइन मिलेंगे। तो हाइपरफाइन कंपोनेंट के लिए हम क्या करें, किसी समय पे 2d 3/2 के लिए j 3/2 हो जाएगा ये, और i हमें यहाँ पे दे रखा है 3। तो पहले f निकाल लें किसी समय पे। f जो हमारा होता है j+i से, पहले वैल्यू j+i लेते हैं, फिर j+i-1 लेते हैं और इसे लेते चले जाते हैं mod j-i तक। तो यहाँ पे जैसे हम लेके चलेंगे j+i करेंगे तो j है हमारा 3/2 और i है 3, तो ये 9/2 आ जाएगा। उसके बाद j+i-1 करेंगे तो 9/2 -1 होकर 7/2 हो जाएगा। अगली टर्म हो जाएगी j+i-2, वो टर्म हो जाएगी 5/2। उसके बाद फिर एक टर्म घटा देंगे और j-i जो हमारा आ जाएगा मॉड में, वो वैल्यू आ जाएगी 3/2। इनमें सदा ये ध्यान रखते हैं कि 1 से ज़्यादा डिफरेंस कभी नहीं होता है। तो ये किसी समय पे इसके करस्पॉन्डिंग f की वैल्यू आ गई। उसके बाद फिर 2p हाफ पे जाएंगे, किसी समय पे यहाँ j हाफ है, i 3 है, j की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे और i हमें दे रखा है, f ले लेंगे इसके करस्पॉन्डिंग, ऐसे j+i से लेकर mod j-i तक, और 1 से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 7/2 और 5/2। उसके बाद हम क्या करते हैं, किसी समय पे जो हमारे पास सिलेक्शन रूल होता है इसका, वो होता है del f बराबर 0 + -1।
मेरी वो वीडियो देख लें जिसमें मैंने सिलेक्शन रूल डिस्कस किए हैं, तो मैंने सभी सिलेक्शन रूल एटॉमिक के डिस्कस किए हुए एक वीडियो में, उसको देख लें। तो डेल एफ जो 0 ± 1 होता है सिलेक्शन रूल यहाँ पे, तो 9/2 से किसी समय 7/2 को ट्रांजिशन हो जाएगा, 7/2 से 7/2 को हो जाएगा, 5/2 से 7/2 को हो जाएगा, 5/2 से 5/2 को हो जाएगा, 7/2 से 7/2 को हो जाएगा, और 3/2 से 5/2 को 6 ट्रांजिशन हो जाएंगे पॉसिबल। तो यहाँ पे 6 कंपोनेंट हमें मिल जाएंगे। तो इसका सिलेक्शन रूल याद रख लें और बाकी के सिलेक्शन रूल भी पढ़ के जाएं। क्वेश्चन आता रहता है सिलेक्शन रूल पर बेस, तो उसको याद रखें। लेपोर्टी रूल याद रखें कि सदा ट्रांजिशन जब होता है तो पैरिटी ऑफ द कॉन्फिगरेशन चेंज होती है, एल का बदलाव डेल एल का बदलाव ±1 होता है। हाफ इंटेंसिटी ब्रेथ का फॉर्मूला याद कर लें, डेल म्यू जो होता है 1/2π होता है, टाइम लेता है और किसी समय हाफ इंटेंसिटी ब्रेथ पूछ लेता है, तो ये फॉर्मूला याद करें। उसके अलावा अगर हमें डेल म्यू यहाँ से कैलकुलेट करना हो और डेल लैम्डा हमें कैलकुलेट करना हो, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, डेल लैम्डा बराबर λ² डेल म्यू। ये आता है हमारा म्यू बराबर c/λ से, फिर डेल म्यू कर देते हैं, वो -c/λ² डी लैम्डा आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं उसका, तो ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। उसके अलावा डॉपलर इफेक्ट में याद रखें कि अगर किसी समय पे ऑब्जर्वर या सोर्स मूव करता है वेलोसिटी v से एक दूसरे के रेस्पेक्ट, तो चेंज जो डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ होती है, अगर किसी समय पे सोर्स लैम्डा वेवलेंथ इमिट कर रहा है तो डेल्टा λ/λ होता है v/c, c यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है। तो ये फॉर्मूला भी याद करें, इस पर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके अलावा मोजरी लॉ पे क्वेश्चन आता है कि अल्फा ट्रांजिशन में याद कर लें कि 1/λ के अल्फा 1 होती है r, ये हमारा r किसी समय पे रिडबर्ग कांस्टेंट है, और z-1 का स्क्वायर 1/1² -1/2², ये जो 1 है किसी समय पे स्क्रीन कांस्टेंट होता है। उसके अलावा 1/λ ये के लिए था, Lβ1 होता है r z-7.4 का स्क्वायर 1/2² -1/3²। तो ये हमारे पास में है, स्क्रीन कांस्टेंट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि किसी समय पे जब एल स्टेट में पहुंचते हैं तो के सेल के इलेक्ट्रॉन है वो स्क्रीन इफेक्ट शो करेंगे पूरा, तो यहाँ स्क्रीन कांस्टेंट अलग होता है। और मोजरी लॉ होता है μ/r बराबर a z - सिग्मा, जहाँ ए और सिग्मा कांस्टेंट होते हैं, म्यू यहाँ पे किसी समय पे फ्रीक्वेंसी होती है, तो ये भी हम याद रखें। और मोजरी लॉ ये कहता है किसी समय पे कि किसी समय पे जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन है वो किसी समय पे जेड पर निर्भर करती है एटॉमिक नंबर पर, तो वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में सुधार किया था उसने इसी बेस पे। उसके अलावा ये फार्मूला याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है किसी समय पे कि जो इन्वर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर होता है किसी समय पे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा केस है उसमें ये देखते हैं हम कि जब हम रेडिएशन से इम्पोज करते हैं विजिबल अल्ट्रावायलेट मेटेलिक टारगेट के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब अगर किसी समय पे हम देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉनिक बीम को इम्पोज कर दें किसी समय पर, उसकी पूरी एनर्जी फोटोन के उसमें कन्वर्ट हो जाए, तो जो ईवी की वैल्यू है वो hν मैक्सिमम के बराबर होगी। तो ये इन्वर्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस है और कंटिन्यूस एक्सरे का फॉर्मूला डुएनहाइम के रूल कहलाता है। तो ईवी बराबर hν मैक्सिमम और न्यू मैक्सिमम हो जाएगा c/λ मिनिमम, तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू होती है sc/ev। h है प्लांक कांस्टेंट, c वेलोसिटी ऑफ लाइट और e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को शो करता है और v यहाँ पे पोटेंशियल को करता है। इस पे क्वेश्चन आता है, कई बार v देता है लैम्डा मिनिमम पूछ लेता है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, सॉल्व करते हैं, तो कई बार क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। उसके अलावा प्योर रोटेशनल और वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा सदा इंपॉर्टेंट रहता है और आइसोटोप इफेक्ट दोनों करके जाएं, रोटेशनल और वाइब्रेशनल का। इस बार भी नेट में क्वेश्चन था, लगातार क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में जो देखें फार इंफ्रारेड और माइक्रोवेव रीजन में होता है और वही केवल मॉलिक्यूल किसी समय पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं जिनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट फाइनाइट होता है। जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं S2N2O2 और किसी समय पे जो बाकी के मॉलिक्यूल हैं जो सिमेट्रिकल शेप है जिनकी, वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट उनका 0 होता है और वो किसी समय पर ये प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो नहीं करते। लेकिन HF, HCl, HBr, KI, KBr, KCl ये सारे ऐसे हैं जो किसी समय परमानेंट डाइपोल मोमेंट रखते हैं, तो ये किसी समय पे हमारा प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करते हैं। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा का जो स्पेक्ट्रम है उस तरीका से आता है, जब वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स में हम कर्व देखते हैं तो इस टाइप का हमें कर्व मिलता है। पहले हमें पीक मिलता है और फिर दोनों तरफ को जो फ्रीक्वेंसी है वो के साथ में हम देख रहे हैं पीक जो है किसी समय पर मिल रहे हैं लेकिन वो घटते हुए मिलते हैं दोनों तरफ, तो इसको याद रखें। उसके अलावा एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लें, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में वो होता है E बराबर h²/8π² Jj+1, जे जहाँ पे रोटेशनल क्वांटम नंबर को शो करता है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, H प्लांक कांस्टेंट को और E एनर्जी को। E का फॉर्मूला ½ होता है, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है और इसे L²
2i भी लिख सकते हैं, क्योंकि एल जो होता है हमारा वो आई ओमेगा होता है। तो ये भी रिमेंबर रखें। एल की वैल्यू होती है हमारी h/2π√j+1 और म्यू रोटेशनल होगा ω/2π, और ओमेगा की वैल्यू किसी समय पे ले लें किसी एक्सप्रेशन से, जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है यहाँ से, इनको आपस में बराबर कर दें। तो h/4π²i√j+1 ये म्यू रोटेशनल हो जाएगा। एफ जे होता है जो रोटेशनल एनर्जी है, उसे वेव नंबर में लिखते हैं E/SC से डिवाइड करके। जब भी हम किसी समय पे एनर्जी को SC से डिवाइड करते हैं तो एनर्जी जो हमारे पास टर्म वैल्यू है वो किसी समय पे सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स में हमें मिलती है। ये वैल्यू आ जाएगी h/8π²IC और JJ+1। ये h/8π²IC जो है बी होता है, बी के बराबर इसे कह देते हैं, और बी हमारा कहलाता है रोटेशनल कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लें कि बी का फॉर्मूला है रोटेशनल कांस्टेंट का, BJJ+1। यहाँ पे जो लाइन है उसमें देख रहे होंगे एफ जे हमने इधर ले रखा है, जे इधर लिया है, तो जब हम जे 0 रख देंगे यहाँ पे तो एफ जे की वैल्यू 0 आ जाएगी। जब जे को 1 रख देंगे तो एफ जे 2 भी आ जाएगा। जब जे की वैल्यू को किसी समय पे आगे वैल्यू देते चले जाएंगे, 2 रख देंगे तो ये 6 भी आ जाएगा, और उसके बाद 4 रख देंगे आगे तो ये 20, और उस तरीका से बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ जे की जो वैल्यू है उनमें थोड़ा गैप बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद हमारा सिलेक्शन रूल ये कहता है कि दो सक्सेसिव रोटेशनल लेवल में जो ट्रांजिशन होता है तो इसका सिलेक्शन रूल होता है डेल जे बराबर +-1। इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव नंबर आता है वो 2bj+1 आता है, और जब हम जे की वैल्यू को वैल्यू देते चले जाते हैं तो ये जो तो वेव नंबर के लिए 2b का गैप आता चला जाता है। एन जे और एन नोट में जो हमारा रिलेशन है वो है एन है यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो jth स्टेट में बराबर एन नोट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो 0 स्टेट में, और जे किसी समय पर रोटेशनल क्वांटम नंबर है। तो एन जे बराबर एन नोट 2j+1 e⁻−ej−e0/kT। इस फॉर्मूले को भी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है किसी समय पे। उसके अलावा नॉन रिजिड रोटेटर में देख लें, ये हमारे पास रोटेशनल स्पेक्ट्रा को जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो प्योर ये मानते थे कि किसी समय पे जब रोटेशन होता है तो उसमें जो सेपरेशंस है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और एटम्स वो सेम रहता है, लेकिन अगर किसी समय पे रोटेशन होता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर जब ये जो लेवल हैं म्यू के वो इक्वली स्पेस नहीं आते। तो यहाँ पे एफ जे जो आ जाता है नॉन रिजिड रोटेटर में वो आता है BJJ+1 - DJ²J+1 का स्क्वायर। डी यहाँ पे किसी समय पे डिस्टॉर्शन कांस्टेंट कहलाता है ये, और इसकी जो वैल्यू है किसी समय पे बी के मुकाबले काफ़ी कम होती है। म्यू जो वेव नंबर है फिर हम सिलेक्शन रूल से लेंगे FJ+1 - FJ, तो ये 2bj+1 - 4dj+1 की पावर क्यूब हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे जैसे जैसे जे बढ़ेगा अब उसके बाद क्या होगा कि जो एनर्जी गैप हैं वो इक्वली स्पेस ना होकर ऊपर की तरफ को जो एनर्जी लेवल का सेपरेशन है वो धीरे धीरे जो है किसी समय पर कन्वर्ज करता चला जाएगा। तो इसको ध्यान रखें। वाइब्रेशन लोकेशन स्पेक्ट्रा का फंडामेंटल बैंड याद रखें। ये डायग्राम्स और ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाए हैं, कई बार पूछे जाते हैं, कई बार गेट के एग्जाम में बिल्कुल ऐसे कैसे बने आते हैं, पूछता है वाइब्रेशन लोकेशन स्पेक्ट्रा का कर्व क्या होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल बैंड है ज़्यादा इंटेंसिटी का, और ये वेव नंबर है किसी समय पे, तो यहाँ पे जो बैंड हैं किसी समय पे वो थोड़ी कम इंटेंसिटी के होते चले जा रहे हैं। इसमें रोटेशनल में हम क्या देख रहे थे कि फंडामेंटल बैंड जो था वो स्ट्रॉन्ग था और दोनों तरफ को घटते चले जाते हैं। इसमें हम देखते हैं फंडामेंटल बैंड होता है और किसी समय पे इंटेंसिटी प्रोफाइल कर्व जो वो घटता चला जाता है इस तरीका से। एनर्जी जो होती है वाइब्रेशनल में किसी समय पे होती है hν/v+½ v यहाँ पे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर और एच प्लांक कांस्टेंट और म्यू फ्रीक्वेंसी को शो करता है। जब हम इस एनर्जी को वेव नंबर में बदलते हैं तो उसे जी से नोट करते हैं, जी जो वी का फंक्शन है E/SC, तो उसकी वैल्यू आ जाती है हमारी ω/v+½ और यहाँ पे सिलेक्शन रूल होता है डेल v बराबर +-1, तो इसको भी याद रखें। उसके अलावा आइसोटोप इफेक्ट दोनों के तैयार कर लें, रोटेशनल के भी और वाइब्रेशन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइसोटोप इफेक्ट के फॉर्मूले, इस पर दो क्वेश्चन जरूर निकाल के जाएं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगातार क्वेश्चंस आते हैं इस पोर्शन से, मैंने लगातार देखा गेट में और जेस्ट और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार क्वेश्चन इस पर मिलता है, नेट में भी आता है, इस बार भी क्वेश्चन था नेट में। तो यहाँ पे b बराबर h/8π² में i को μr² रखते हैं, तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि किसी समय पर अगर आइसोटोप दो हैं तो उनके रिड्यूस मास अलग अलग होंगे, तो किसी समय पे जब रिड्यूस मास अलग अलग होंगे तो b उनका अलग अलग होगा रोटेशनल कांस्टेंट, जिसके चलते उनकी जो एनर्जी है वो अलग अलग होगी, और इसको हम क्या कहते हैं आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं। तो डिफरेंट आइसोटोप की डिफरेंट रोटेशनल कांस्टेंट के कारण डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट एनर्जी का होना वो हमारा आइसोटोप इफेक्ट कहलाता है। यहाँ पे आइसोटोप इफेक्ट में क्या देखेंगे कि जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी म्यू आ रही थी
वो 1/2π√k/μ है, के जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट और म्यू रिड्यूस मास है। और ये म्यू जो है वो अलग अलग होगा डिफरेंट आइसोटोप का, जिसके चलते फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। फ्रीक्वेंसी अलग अलग होने से एनर्जी अलग होगी, तो स्पेक्ट्रम फिर उनके अलग अलग हो जाएंगे डिफरेंट आइसोटोप के। इसको आइसोटोप इफेक्ट कहते हैं, इस पर भी क्वेश्चन कर लें। और किसी समय पे ओमेगा जो होता है वो μ/c होता है। ओमेगा I/ओमेगा की वैल्यू होती है μI/μ √μ/μI। आई जो है किसी समय पे हैवियर आइसोटोप के करस्पॉन्डिंग होंगी वैल्यू, और जो म्यू है वो किसी समय पे लाइटर आइसोटोप के करस्पॉन्डिंग। तो याद कर लें, ओमेगा जो फ्रीक्वेंसी है वो लाइटर आइसोटोप के करस्पॉन्डिंग, ये किसी समय पे जो हमारा वाइब्रेशन रोटेशनल कांस्टेंट है ओमेगा, और ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, तो ये याद रखें। उसके अलावा कई बार क्वेश्चंस पूछता है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन v बराबर 0 पे, तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर को हाफ एच न्यू कर दें। अगर वो पूछता है v बराबर 1 स्टेट में, तो हाफ के एक्स स्क्वायर को 3/2 एच न्यू कर दें। अगर v बराबर 2 करता है तो हाफ 5/2 एच न्यू को, क्योंकि जो एनर्जी होती है वो v प्लस हाफ एच न्यू होती है। तो यहाँ पे क्या करता है, कई बार म्यू ऑसिलेशन दे देता है, फोर्स कांस्टेंट दे देता है, एक्स पूछ लेता है कि इस समय पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लें। उसके अलावा लैंडेज फैक्टर मैंने फिर से लिखा है इसमें, क्योंकि कम्पिटिशंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है लैंडेज फैक्टर का। मैं पहली वीडियो में भी डाल चुका हूँ, तो एक बार फिर से रिवीजन के लिए मैंने लिखा है g बराबर 1 प्लस JJ+1 प्लस SS+1 माइनस LL+1/2JJ+1। प्योर ऑर्बिटल मोशन में g की वैल्यू 1 होती है, प्योर स्पिन मोशन में g 2 होता है। और g, s और j की वैल्यू और l की वैल्यू देने के बाद g पूछता है। बहुत बार क्वेश्चन इस पर मिलता है, इसलिए मैंने फिर से लिखा है, कई बार मैं वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ जाएं। और बाकी तेज़ी के साथ अपने फॉर्मूलों को रिवाइज करते रहें। एटॉमिक के फॉर्मूले में रिवाइज करा रहा हूँ, आज इस वीडियो में किया है, और भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और कंसेप्ट आपको डिस्कस करूँगा। तो मुझे उम्मीद है काफ़ी यूजफुल रहेगा ये वीडियो आपके लिए, तैयारी के लिए। तो देख लें कि ये फॉर्मूले आपने रिवाइज कर लिए हैं। साथ साथ मैं अभी बहुत ही जल्दी एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ कि आप पेपर को कैसे हैंडल करें एग्जाम के अंदर, गेट के को। तो शुभकामनाओं सहित, और साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि जो ये वीडियो मैं लगातार डिलीवर कर रहा हूँ, ये गांव के उन बच्चों के लिए मेरी तरफ से समर्पित हैं जो गाइडेंस के अभाव में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो उन बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करें, और भारत के डेवलपमेंट में और देश के उस मिशन में सहयोग करें कि जो बच्चे शहरों, कस्बों और गाँव में रहते हैं और बगैर गाइडेंस और पैसे के अभाव में जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते, वहाँ तक इन्हें पहुँचाने में मदद करें। थैंक यू, बेस्ट विशेज।